प्रश्न 1 है, यदि कोई सुरक्षित कंपनी सरफेसी अधिनियम के तहत आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है तो कौन दंड दे सकता है और किस सीमा तक? तो इसका उत्तर होगा आरबीआई दंड दे सकती है और सेबी। आरबीआई 5 लाख तक और डिफॉल्ट अगर है तो प्रतिदिन 10,000 रुपए और सेबी 5 लाख तक का जुर्माना लगा सकती है। प्रश्न 2 है, सरफेसी अधिनियम के तहत प्रतिभूतिकरण, पुनर्निर्माण या सुरक्षा हित के निर्माण के लेन देन के विवरण भरने की अवधि कितने दिन का है? विलंब शुल्क का भुगतान किसके द्वारा किया जा सकता है? निर्धारित शुल्क के कितने गुना से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा 30 दिन, सेंट्रल रजिस्ट्रार 10 बार। प्रश्न 3 है, सरफेसी अधिनियम के तहत कब्जे के बाद संपत्ति की बिक्री से पहले निम्नलिखित में से किस प्रकार का नोटिस दिया जाना आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा संपत्ति के मालिक को 30 दिन का नोटिस। बी है एक सार्वजनिक नोटिस अगर बिक्री सार्वजनिक नीलामी या निविदाओं को आमंत्रित करने से होती है। और सी है सार्वजनिक नोटिस कम से कम 2 समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए जो वाचाल होना चाहिए। प्रश्न 4 है, सरफेसी अधिनियम के तहत जहां उधारकर्ता पूर्ण रूप से भुगतान करने में विफल रहता है, सुरक्षा कब्जे के लिए नोटिस जारी करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बैंक के लिए उपलब्ध नहीं है? तो इसका उत्तर होगा बिक्री से पहले कोई नोटिस दिए बिना कब्जे के बाद अदालत में जाने के बिना सुरक्षा बेचने के लिए। प्रश्न 5 है, सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत संपत्ति पर कब्जा करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से किसकी मदद ले सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा। प्रश्न 6 है, एक उधारकर्ता के पास एक अचल संपत्ति है और वह ऋण नहीं चुका रहा है। बैंक इस संपत्ति की बिक्री से ऋण की वसूली करना चाहता है। इसका उत्तर होगा यदि संपत्ति बैंक को गिरवी रख दी जाती है तो बैंक सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमा दायर किए बिना संपत्ति बेच सकता है। प्रश्न 7 है, यदि संपत्ति अधिनियम और सरफेसी अधिनियम के हस्तांतरण का प्रावधान है तो अचल संपत्ति के संबंध में क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा सरफेसी अधिनियम के प्रावधान प्रबल होंगे। प्रश्न 8 है, सरफेसी अधिनियम के तहत मामलों में उत्पन्न होने वाले विवादों को निम्नलिखित में से किसके लिए संदर्भित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा डीआरटी और डीआरएटी के द्वारा। प्रश्न 9 है, सरफेसी अधिनियम के मामले में लागू है। इसका उत्तर होगा प्रतिभूतियां जहां ऋण के पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा ब्याज बनाया जाता है। प्रश्न 10 है, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के क्षेत्राधिकार वित्तीय अधिकार क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा सरफेसी अधिनियम के तहत यह 1 लाख रुपए से ऊपर से शुरू होता है। प्रश्न 11 है, सरफेसी अधिनियम के तहत केंद्रीय रजिस्टर निम्नलिखित प्रकार के लेन देन को पंजीकृत करेगा। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त में सभी, जैसे वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण, वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण, सुरक्षा परिसंपत्तियों का निर्माण। प्रश्न 12 है, सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए खाता एनपीए होना चाहिए। इसका उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार। प्रश्न 13 है, जब एक सुरक्षा हित किसी बैंक के पक्ष में बनाया जाता है तो उसे सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसके साथ पंजीकरण की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर होगा केंद्रीय रजिस्ट्री। प्रश्न 14 है, सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिभूतिकरण कंपनी का कार्य है? तो इसका उत्तर होगा प्रवर्तकों से वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने के लिए। प्रश्न 15 है, सरफेसी अधिनियम के प्रावधान उस ऋण खाते के मामले में लागू नहीं होते हैं जिसमें देय राशि डैश का डैश है, अर्थात मूल राशि और ब्याज का 20% से कम है। प्रश्न 16 है, सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू नहीं की जा सकती? तो इसका उत्तर होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा। प्रश्न 17 है, सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत
सुरक्षित लेनदार के पक्ष में एक उधारकर्ता द्वारा बनाई गई किसी भी प्रकार का अधिकार, शीर्षक या ब्याज कहा जाता है। इसका उत्तर होगा सुरक्षा हित। प्रश्न 18 है, सर्फेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत जहां उधारकर्ता बैंक के खिलाफ डीआरटी से संपर्क करना चाहता है ताकि बैंक द्वारा उस पर लगाए गए संपत्ति को अपने कब्जे में लेने से रोका जा सके, इसका उत्तर होगा 45 दिन। प्रश्न 19 है, अधिकार लेने से पहले सर्फेसी अधिनियम के तहत संपत्ति के मालिक को 60 दिन का नोटिस दिया जाता है। इसका उत्तर होगा सर्फेसी अधिनियम अंडर सेक्शन 13(2) के द्वारा। प्रश्न 20 है, जहां सर्फेसी अधिनियम के प्रावधान के तहत एक संपत्ति बेची जाती है, बैंक द्वारा जारी किया गया बिक्री प्रमाण पत्र है। इसका उत्तर होगा ए और बी केवल, अर्थात अचल संपत्ति का संप्रेषण, और दूसरा इसके लिए स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान की आवश्यकता है। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में से किस ऋण में पात्र सुरक्षा को सर्फेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत बेचा जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा कृषि ऋण। प्रश्न 22 है, यदि कोई सुरक्षा बैंक के कब्जे में है तो उसे बैंक द्वारा बेचा जा सकता है। इसका उत्तर होगा भारतीय अनुबंध अधिनियम के प्रावधानों के तहत उचित समय का नोटिस देकर। प्रश्न 23 है, सर्फेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत सुरक्षा रसीद सबूत है। इसका उत्तर होगा सुरक्षा में खरीदार का अविवादित अधिकार या हित के लिए। प्रश्न 24 है, बैंक जब सर्फेसी अधिनियम के तहत सुरक्षा हित परिवर्तन के लिए नोटिस जारी कर सकती है। इसका उत्तर होगा जब खाता एनपीए है और सुरक्षा बैंक के कब्जे में हो। प्रश्न 25 है, सर्फेसी अधिनियम के तहत बनाया गया एक सुरक्षा हित जिसमें केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ पंजीकरण की आवश्यकता होती है। इसका उत्तर होगा 30 दिन। प्रश्न 26 है, पुनर्गठित वित्तीय परिसंपत्ति की वसूली के लिए एक प्रतिभूतिकरण कंपनी को अधिकतम अवधि की अनुमति क्या है? तो इसका उत्तर होगा 5 ईयर। प्रश्न 27 है, जहां कोई व्यक्ति सर्फेसी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करना चाहता है वह डैश के पास जाएगा और अपील के लिए वह डैश जाएगा। तो इसका उत्तर होगा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और डेट रिकवरी अपीलिएट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। प्रश्न 28 है, सुरक्षा हित शब्द में निम्नलिखित शामिल नहीं है जहां तक सर्फेसी अधिनियम का संबंध है। तो इसका उत्तर होगा प्रतिज्ञा और ग्रहणाधिकार। प्रश्न 29 है, निम्नलिखित में से किसका अधिकार सुरक्षित लेखा मानकों, प्रतिभूतिकरण या पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए मानदंडों को निर्धारित करने के लिए सर्फेसी अधिनियम के तहत प्राधिकरण है? तो इसका उत्तर होगा आरबीआई। प्रश्न 30 है, जब सर्फेसी अधिनियम के तहत लेनदार द्वारा सुरक्षा के लिए किया जाता है जब बिक्री आय का उपयोग किया जाना है। तो इसका उत्तर होगा सुरक्षा के संरक्षण और संरक्षण के लिए आकस्मिक लागतों के प्रति, दूसरा सुरक्षित लेनदार का बकाया के लिए, तीसरा अधिकारों और हितों के अनुसार वहां हकदार व्यक्ति को अधिशेष के लिए। प्रश्न 31 है, बैंक से कब्जे का नोटिस प्राप्त होने के बाद यदि उधारकर्ता हस्तांतरण करता है, व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा बैंक की सहमति के बिना उसकी कोई भी संपत्ति सर्फेसी अधिनियम के तहत सजा क्या है? तो इसका उत्तर होगा सजा जुर्माना और कारावास के रूप में हो सकती है, 1 साल तक या दोनों। प्रश्न 32 है, सर्फेसी अधिनियम का प्रावधान निम्नलिखित में से किस लेन देन में लागू होता है? तो इसका उत्तर होगा ऋण राशि 1 लाख रुपए से अधिक है वहां पर। प्रश्न 34 है, जहां एक कंपनी को बैंकों के एक संघ द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, सर्फेसी अधिनियम के तहत सुरक्षा को कब्जे में लेने और बेचने का निर्णय लिया जाना है। तो इसका उत्तर होगा बैंकों द्वारा कंसोर्टियम में रिकॉर्ड तिथि पर मूल्य से 60% हिस्सेदारी है। प्रश्न 33 है, सर्फेसी अधिनियम के अनुसार हाइपोथीसन का मतलब क्या है? तो इसका उत्तर होगा ए, बी और डी। ए कहता है चल संपत्ति पर एक शुल्क, बी कहता है सुरक्षित लेनदार के पक्ष में, और डी कहता है संपत्तियों को बेचने के लिए लेनदार को
आरटीआई देना। प्रश्न 35 है, सरफेसी अधिनियम 2002 में निम्नलिखित पहलुओं में से कौन चिंता नहीं करता है? तो इसका उत्तर होगा परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण। प्रश्न 37 है, सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत लेनदार को कब्जे के वितरण के बिना सुरक्षित किया गया पक्ष में चल संपत्ति पर एक आरोप कहा जाता है। इसका उत्तर होगा दृष्टिबंधक। प्रश्न 36 है, निम्नलिखित में से किस मामले में सरफेसी अधिनियम 2002 की संवैधानिक वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सवाल उठाया गया था? तो इसका उत्तर होगा मार्डिया केमिकल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिकार्ड। प्रश्न 38 है, सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रावधान के तहत जहां प्रतिभूतिकरण का लेन देन पंजीकृत है, इसका उत्तर होगा सेंट्रल रजिस्ट्री के रजिस्ट्रार द्वारा। प्रश्न 39 है, स्वामित्व वाले धन और अधिगृहित वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व में एक अधिगृहित कंपनी के पास कौन से मानक का पालन किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा 15% का मानक। प्रश्न 40 है, सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री से पहले नोटिस के रूप में उधारकर्ता को किस समय अवधि दी जानी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा 30 दिन। इस तरह आज का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आया हो। यदि पसंद आए तो जुड़े रहें लॉ एंड बैंकिंग विद इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।